हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। मैंने इससे पहली वीडियो में आप लोगों को जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन था डेबिट और क्रेडिट का उसको समझाया था और बहुत अच्छे तरीके से आई हो कि आपको वो समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर होगा। देखिए, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये हमारा डे रिकॉर्ड होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू हम लिखते हैं। अब किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमारे पास में डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एक ट्रांजैक्शंस का यानी कि किसी भी एक लेन देन का एट लीस्ट दो इफेक्ट होंगे। पहले इफेक्ट को हम डेबिट साइड में लिखते हैं और उसका जो सेकंड इफेक्ट है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नॉर्मल सी बात यह है कि जो आया है आपके पास में उसे आप डेबिट साइड में नोट करो और जो भी आपके पास से गया है यानी कि आपके बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को कुछ भी दिया है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखो। क्लियर? जो आया है यानी कि जो आपके पास इन हुआ है उसे आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो भी आपके पास से क्या हुआ है, आउट हुआ है, उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन एक जगह ऐसा होता है कि आपके पास कुछ आ रहा है लेकिन जा कुछ भी नहीं रहा, तो उसको आप क्या करेंगे? जो भी आ रहा है उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे, जो इन हो रहा है उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो आउट आपके पास से अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे में जिसने वो दिया है उसका आप नाम लिखेंगे क्योंकि वो आपका गिवर पर्सन है। अब अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो जैसे राम, सीता, मोहन, गीता, उनका नाम लिख दीजिए। किसी फर्म का नाम है तो किसी फर्म का नाम लिख दीजिए। ये दूसरे पॉइंट को समझिए। तीसरा पॉइंट है आपके पास, अगर आपके पास में कुछ इन नहीं हो रहा है लेकिन आपके पास से आउट हो रहा है तो जो भी आउट हो रहा है उसे आप क्रेडिट साइड में लिखिए और जो भी आपके पास में इन नहीं हो रहा है उसको आप क्या करिए? जिसने भी आपको दिया है उसका नाम लिख दीजिए और ये आपका रिसीवर पर्सन हुआ। इससे आपने क्या करा है? रिसीव करा है। तो जो आपको दे रहा है गिवर पर्सन है उसका नाम क्रेडिट साइड में और जो रिसीवर पर्सन है उसका नाम आपके पास में डेबिट साइड में नोट होगा अगर इन और आउट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। दूसरी चीज आपके पास में, अगर कुछ इन हो रहा है तो डेबिट में और आउट हो रहा है आपके पास में तो क्रेडिट साइड में नोट होगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ भी कर लीजिए, आपको कहीं कोई गलती या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए, नेचर वाइज हमारे पास में या तो एसेट्स है या आपके पास में एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब हो गया प्रोपराइटर को छोड़कर फर्म को जिसको भी पेमेंट करना है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। प्रोपराइटर मतलब जो बिजनेस को चला रहा है, ऑनर है। और इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारे पास में कि जो भी प्रोपराइटर है उसकी लाइबिलिटी, यानी कि ऑनर की लाइबिलिटी। और इसको हमेशा हम किस नाम से लिखते हैं? इसको हम हमेशा कैपिटल के नाम से लिखते हैं। ओके। इसके बाद आपके पास में आता है एक्सपेंसेस। बिजनेस ने जो भी खर्चा करा है जिसका बेनिफिट विद इन टाइम है या लेस देन 1 ईयर है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के काम में आता हो या बिजनेस के थ्रू कुछ खर्च हुआ हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग क्यों ना हो, वो आपके पास में खर्चे कहलाएंगे। अगर कोई नुकसान भी हुआ है उसको आप ध्यान में रखिए, वो दोनों एक ही कैटेगरी में बनेंगे। और अगर इनकम हुई है बिजनेस को कोई भी, या कोई भी गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आप कहाँ लिखेंगे? उसको। ये 5 चीजों के पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जर्नल एंट्री में। इस पॉइंट को पकड़कर चल लीजिए, गारंटी दे रहा हूं गलती होगी ही नहीं किसी भी को। वो थोड़ा रिलैक्स में होकर काम करिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा। देखिए, हमारे पास में सबसे पहले बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है बिजनेस में वो कौन लगाएगा? भाई, पूरा का पूरा पैसा उधार लेके तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। 100% उधार लेकर बिजनेस हो जाएगा? किसी भी कीमत पर 100% पैसा उधार लेकर बिजनेस नहीं होता है। ये जरूर होता है कि बिजनेस 20 लाख का हम शुरू कर रहे हैं और उसमें से 10-15 लाख रुपए हमने अपने पास से लगाए
5 लाख रुपए का हमने बैंक से लोन ले लिया, अपने फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी अदर पर्सन से लोन ले लिया। ऐसा नहीं होता कि किसी भी बिजनेस के अंदर 20 लाख रुपए की हमें जरूरत है शुरू करने के लिए और वो पूरे के पूरे 20 लाख हमने उधार ले लिए। कोई आपको उधार नहीं देगा। वैसे भी पता है, भरे पेट पे आपको 100 लोग उधार देने आ जाएंगे, अगर आपका खाली पेट होगा तो आपको कोई उधार नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी पॉकेट में पैसा है और सामने वाले को ये पता है कि हाँ इसे आज पैसे की जरूरत है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये अर्निंग हैंड वाला आदमी है कि कल हमारा कर्ज चुका देगा। लेकिन अगर उसे ये पता है कि एक बेरोजगार आदमी है, इसका कोई अर्निंग हैंड नहीं है, तो अगर आज मैं इसे पैसा दूंगा, ये कितना भी प्रॉमिस मेरे से कर ले कि मैं तुम्हें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, वो आपको पैसा देगा नहीं देगा वो तो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको सिक्योरिटी कहीं से नहीं लगेगी कि वो उसको पैसा दिया जाए, क्योंकि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसी तरीके से जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारा जो प्रोपराइटर होता है, जो ओनर होता है, मालिक है, वो बिजनेस को पैसा देता है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाता है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लिखते हैं कि भाई इतना पैसा हमें प्रोपराइटर से मिला। तो जब मेरे पास में मुझे मिला तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला कैश, या उसने बैंक के थ्रू पैसा दिया तो मेरे बैंक अकाउंट में आया। तो जो पैसा उसने मुझे दिया है, या कोई भी चीज दी है, मशीन, बिल्डिंग, उसने अपनी एक बिल्डिंग जो है वो बिजनेस को दे दी कि भाई चलो ये बिल्डिंग बिजनेस के नाम कर देते हैं, इसी में बिजनेस होगा। कोई मशीन उसके पास रखी है तो वो मशीन दे दी, या जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, है ना, तो उसका जो स्टॉक है वो उसने दे दिया। कुछ भी एनीवन उसने अगर बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस के पास बताइए वो आया है या गया है? जाहिर सी बात है, बिजनेस के बाद वो चीज इन हुई है। तो जो भी बिजनेस के पास इन हुआ है उसे बिजनेस कहाँ नोट करेगा? उसे डेबिट में नोट करेगा। तो उस क्या कॉन्सेप्ट के लिए हम एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है और उसके अंदर कोई एसेट्स भी अगर वो दे रहा है, तो एसेट्स भी तो बिजनेस के पास आ ही रही है ना। तो उन एसेट्स का इंडिविजुअल जो नेम होगा वो लिखेंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने कॉमन नेम लिख दिया एसेट्स अकाउंट। लेकिन अगर लिखा हो मशीन है, बिल्डिंग है, तो मशीन बिल्डिंग के नेम से ही आप लिखेंगे। अब देखिए, जो इन हुआ वो मैंने डेबिट में लिखा। अब ये मुझे किसने दिया? क्या मेरे पास से कुछ इसके बदले में गया? यानी कि बिजनेस के पास में इसके बदले में कुछ गया, तो बिजनेस के पास इन तो हो रहा है, लेकिन बिजनेस के पास से इस केस में कोई भी आउट नहीं हो रहा। तो जब बिजनेस के पास से कोई भी चीज आउट नहीं हो रही है, तो देने वाला कौन है? गिवर पर्सन कौन है? प्रोपराइटर है। और प्रोपराइटर जब भी अपने बिजनेस को कुछ भी देगा, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल के नेम से। किसके नेम से? टू कैपिटल के नाम से उसको लिखा जाएगा। अब यहां पर क्योंकि इसका नाम है राम, तो लिख दो टू राम्स कैपिटल। अगर मोहन नाम है इसका, तो टू मोहन्स कैपिटल। सुरेश नाम है तो टू सुरेश कैपिटल। तो हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस के पास जो भी चीज आ रही है वो डेबिट में नोट होगी। अगर कुछ उसके बदले में नहीं गया, तो वो हमें किसने दिया, उसका हमने यहाँ पर नाम नोट कर दिया। क्लियर पॉइंट? जैसे इसमें लिखा न्यू बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 20,000 रुपीज, तो कैश हमारे पास 20,000 रुपए आए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस शुरू करने वाला कौन है? ओनर है। डिपॉजिट कैश 10,000 इन बैंक अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट हमेशा ध्यान रखिएगा किसका होता है? ओनर का होता है। किसका होता है? मालिक का होता है। तो इसका मतलब पैसा तो मालिक ने दिया, मालिक के अकाउंट से पैसा गया, तो भी यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमारे बैंक में जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देने वाला प्रोपराइटर है। न्यू बिजनेस स्टार्ट विथ कैश 10,000, मशीन 50,000 एंड स्टॉक 20,000। तीनों चीजें हमें किसने दी हैं? इस प्रोपराइटर ने दी हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट्स है, स्टॉक दिया है उसने तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, या परचेज अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और देने वाला तीनों चीजें कौन है? प्रोपराइटर है। तो टू कैपिटल अकाउंट के नाम से यहां एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, क्या आया, अगर कुछ नहीं गया उसके बदले में, तो ये हमें किसने दिया। सेकंड ट्रांजैक्शंस को देखिए, ड्रॉइंग्स बाय प्रोपराइटर। जरूरत पड़ने पर टाइम टू टाइम जो प्रोपराइटर है वो अपने बिजनेस से चीजें लेता है। अगर उसे कैश की जरूरत है तो वो कुछ कैश ले लेता है। अगर उसका स्टॉक है, जैसे जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर जो है उसमें अगर दवाइयों की जरूरत उसे उसके परिवार को पड़ेगी, तो वो किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से थोड़ी खरीदने जाएगा, वो अपने ही मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले लेगा। तो जब वो विड्रॉल कर रहा है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी वो बिजनेस से ले रहा है,
तो उसको हम नोट करते हैं ड्राइंग्स के नेम से। किसके नेम के? ड्राइंग्स के नेम से नोट करते हैं। और ये कौन कर रहा है ड्राइंग? ये कर रहा है हमारा प्रोपराइटर। किससे ले रहा है पैसा? हमारे बिजनेस से पैसा ले रहा है। अब देखिए, अगर इसने कैश लिया है तो कैश हमारे बिजनेस से इन हुआ कि आउट हुआ? तो कैश इस बिजनेस से आउट हुआ। और किसने लिया? आउट तो हुआ, लेकिन इन क्या हुआ? इन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये किसने लिया? ये लिया इन भाई साहब ने, यानी कि प्रोपराइटर ने लिया। तो ये कौन हो गए? ये हो गए इस बिजनेस में रिसीवर। और मैंने कहा था जो भी रिसीव करेगा उसका नाम डेबिट में लिखेंगे। लेकिन क्योंकि प्रोपराइटर ले रहा है इसलिए स्पेशल नाम आ जाएगा ड्राइंग्स। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में अगर कैश ले रहा है तो टू कैश, या अगर मान लीजिए वो क्या ले रहा है, अगर मान लीजिए वो ले रहा है कोई भी स्टॉक, तो स्टॉक को हम लिखेंगे परचेज के नाम से। और हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर खरीदा था। अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास में कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और इसको हम गुड्स को बेचते हैं 120 रुपए में, तो हम सेल्स प्राइस कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही नोट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ड्राइंग्स इन कैश, अगर वो कैश ले रहा है तो कैश हमारे बिजनेस से आउट हुआ। लेने वाला कौन है? प्रोपराइटर है, यानी कि वो रिसीव कर रहा है इस कैश को। किससे रिसीव कर रहा है? हमारे बिजनेस से। तो हमारा बिजनेस अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो गुड्स निकाल रहा है तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मैंने आपको बताया था। और यहाँ 4000 सेल्स प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000 रुपीज है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस 3000 को हम नोट करेंगे। अगर कोई वो सर्विस ले रहा है, जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो लाइफ तो बिजनेस के ऑनर की है, उसका पेमेंट हमारे इस बिजनेस ने करा, तो भी वो ड्राइंग्स हुई। अगर बिजनेस ने कोई पोर्शन किराए पर लिया है और उसका कुछ पोर्शन का यूज कौन कर रहा है? प्रोपराइटर कर रहा है, तो ऐसे में वो भी ड्राइंग्स कहलाएगी। और उसका पेमेंट अगर हमारा बिजनेस कर रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से यहाँ पर हम एंट्री पोस्ट करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, परचेज गुड्स की ट्रांजैक्शंस। अगर देखिए बिजनेस में जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके दो पर्पस होते हैं। या तो बिजनेस उसे इस्तेमाल करेगा अपने काम काज के लिए, बेचने के लिए नहीं, काम काज के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे मैं इस माइक है, तो इस माइक को जो मैंने खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, वो इसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए खरीदा है। मैंने ये पेन खरीदा है, इसको मैंने यूज करने के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए। लेकिन जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं वो तो मेरा बेचना है ना। जैसे मेरा काम क्या है? कोचिंग प्रोवाइड कराना है। इसकी अगर मैं बच्चों से फीस चार्ज कर रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस को बेच रहा हूं और उसके बदले में मैं पैसा ले रहा हूं, तो ये मेरा बिजनेस हुआ। ऐसी किसी की स्टेशनरी की शॉप है और उसने जहां पर जो स्टेशनरी खरीदी है वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदी है, बल्कि वो उसने उसी का बिजनेस कर रहा है, तो वो उस बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। किसी का मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन वो खरीद रहा है बेचने के लिए, तो वो उस बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। तो जब भी किसी बिजनेस में जो चीज आपने खरीदी है और उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि वो यूज करना है या बेचना है, खरीद कर बेचना है, तो खरीद कर बेचना जो है वो उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है और वो उस बिजनेस का एक खर्चा होता है। इसलिए अगर हम किसी गुड्स को खरीदते हैं तो हम यहाँ या तो नगद में खरीदते हैं या उधार में खरीदते हैं। अब अगर गुड्स आपने खरीदा है तो गुड्स तो आपके पास में इन हुआ ना, आया ना। कहां से आया? इस पर्सन ने आपको गुड्स दिया, इसने इस बिजनेस को गुड्स दिया और उसके बदले में इसने उसी समय इसे क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो इन क्या हुआ? इसके पास में गुड्स, और आउट क्या हुआ? इसके पास से कैश। इसको क्रेडिटर को इसने कैश दे दिया, जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहां एंट्री हम बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री पास होगी हमारे पास किस केस में? जब हम गुड्स नगद में खरीदेंगे। ये इन हुआ इसलिए डेबिट में लिखा, कैश आउट हुआ इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड में नोट कर दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम इससे नगद में ही खरीदें, क्योंकि हम उधार में भी गुड्स को खरीद सकते हैं। तो इस पर्सन ने हमें गुड्स तो दिया, हमारे पास गुड्स तो इन हुआ, लेकिन अब की बार हमने इसे कैश नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था कि जिसने जब जो चीज इन हो रही है उसे तो हम डेबिट में ही लिखेंगे ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे टू उस पर्सन का नाम जिस पर्सन से हमने खरीदा है, उस पर्सन का नाम
जैसे मान लीजिए मोहन है तो टू मोहन, सुरेश है तो टू सुरेश, नरेश है तो टू नरेश। कॉमन में हम इसे बोलते हैं अपना क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहलाएगा क्रेडिटर्स। जैसे मेरा नाम तो कुछ और है, लेकिन मुझे सब कॉमन बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं? टीचर। कोई डॉक्टर है तो उसे क्या कहेंगे? डॉक्टर। तो उसका अपना नाम भी है, बट उसके प्रोफेशन से उसकी नेचर को जानते हैं। ऐसे ही जब हमारा बिजनेस किसी भी पर्सन से रेगुलर बेसिस पे गुड्स खरीदता है, तो उस पर्सन को उसका नाम जरूर होगा सुरेश मोहन नरेश, बट हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर बोलते हैं। उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ये हमारा क्रेडिटर है। अब देखिए हमारे पास इन क्या हुआ? गुड्स हुआ, तो मैंने उसे कहाँ लिखा? डेबिट में लिखा। लेकिन अब की बार मेरे पास, क्योंकि मैंने उधार में खरीदा है, तो उसके बदले में अभी मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, इसलिए यहां पर मेरे पास से आउट कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे जिस पर्सन ने ये गुड्स दिया है, मैंने उसका नाम लिख दिया, वो एक गिवर पर्सन है। कौन है? वो एक गिवर पर्सन है, इसलिए मैंने उसका नाम यहां लिख दिया। देखिए एक और पॉइंट को समझिए कि गुड्स को हम कैसे पहचाने कि हमने नगद में खरीदा है या उधार में खरीदा है। तो जब आपके पास में, जैसे इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर कैश, हरी से खरीदा है और नगद खरीदा है, पहली वाली एंट्री बना दोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन क्रेडिट, रवि से खरीदा है और उधार में खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि बना दोगे। तीसरी एंट्री में देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहित 12,000। अब इसमें यह नहीं लिखा कि हमने नगद में खरीदा है कि उधार में खरीदा है। तो जब भी नाम गिवन हो और नगद और उधार ना लिखा हो, तो उधार में गुड्स माना जाएगा कि वो गुड्स हमने उधार में खरीदा है। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहित। और फोर्थ एंट्री में देखो कि यहाँ नाम भी गिवन नहीं है और ये भी नहीं बता रहा कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा है। तो ऐसे सेंस में जब नाम गिवन होता है तो उधार, और जब नाम गिवन ना हो तो वो नगद माना जाएगा। यानी कि आपने नगद में खरीदा है, गुड्स खरीदने के बदले आपने हाथों हाथ ही उसे पैसा दे दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास होगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास गुड्स परचेज रिटर्न, यानी कि जो गुड्स हमने खरीदा था, अगर वो डिफेक्टिव गुड्स है तो भैया उसे क्या करोगे? उसे तो आप वापसी कर दोगे ना, वो थोड़ी बिकेगा आपकी दुकान से। तो अगर उसने किसी ने गलत गुड्स दे दिया है आपको, जो डिफेक्टिव गुड्स है, तो उसे हम रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न में हमेशा ध्यान रखना, उधार की एंट्री बनती है, नगद की एंट्री कभी नहीं बनती है। अब इस आदमी से हमने गुड्स खरीदा था, इन हुआ था, अब हमने इसे क्या कहा? भाई साहब ये गुड्स बेकार है, इसे आप ले लो। तो ये गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। इसने कहा कोई बात नहीं, इसके बदले में हम आपको दूसरा गुड्स दे देंगे, लेकिन ये आप हमें अभी वापस कर दीजिए। तो अभी तो हमने इसे वापसी करा है, उसके बदले में कब वो देगा उसकी बात हम नहीं कर रहे। अभी तो फिलहाल जो वापस करा है हमने, जो खरीदा हुआ गुड्स था, उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो गुड्स हमारे पास से आउट हो रहा है, उसके बदले में तो ये अभी हमें पैसा नहीं दे रहा। तो ऐसे में ये कौन हो गया? ये यहाँ पर हमसे गुड्स को रिसीव कर रहा है। ये कौन है? ये रिसीवर है। और रिसीवर को हम क्या करेंगे? रिसीवर का नाम डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर है, अगर मान लीजिए वो सुरेश है, तो हम लिखेंगे सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न के नाम से लिखेंगे। जो गुड्स खरीदा था उसे हमने रिटर्न कर दिया, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, और दूसरा नाम है रिटर्न इन। हो रहा है कि देखो आउट हो रहा है, तो गुड्स तो आउट हो रहा है ना, हमारे पास से जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड, इसके नाम से हम इसको नोट कर देंगे। आ गया पॉइंट समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए आपके पास में आउट हो रहा है गुड्स, इसलिए आपने उसको कहां लिखा? क्रेडिट में लिखा। और यहां पर इन कुछ नहीं हो रहा आपके पास में, तो इसलिए आपने क्या करा? यहां पर आपने उस पर्सन का नाम लिख दिया जिसने आपसी गुड्स रिसीव करा, और वो कौन है? वो आपका क्रेडिटर से। मेरे ख्याल से क्लियर पॉइंट। गुड्स रिटर्न टू सुरेश 20,000, तो एंट्री बनेगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेल्स। अब देखिए जो गुड्स हमने खरीदा था, बेचना ही हमारा पर्पस था, उसको आप अपने पास थोड़ी रखोगे। कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, उन्हें आप बेचोगे। बेचने का तरीका भी वही होगा, कुछ नगद तो कुछ उधार। ठीक, अब अगर पूरा का पूरा गुड्स आपने नगद में बेचा है, तो इन क्या हुआ आपके पास? इन हुआ आपके पास में कैश, क्योंकि कैश मिलेगा आपको। और आपके पास से गया क्या? आपके पास से गया गुड्स। तो एंट्री पास होगी आपके पास में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहला पॉइंट ये आपके पास में, यहां इन क्या हो रहा है? यहां इन आपके पास में कैश हो रहा है, इसलिए उसको आपने कहां लिखा? डेबिट साइड में लिखा।
और आउट आपके पास से क्या हो रहा है, तो आउट आपके पास से गुड्स हो रहा है। और गुड्स जब भी आउट होंगे तो उसको आप सेल्स के नाम से लिखोगे, ये आपको खास करके ध्यान रखना है, सेल्स के नाम से लिखा जाएगा। अब दूसरी चीज, आपने गुड्स तो बेचा, लेकिन उसने कहा भाई साहब पैसे मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो अब ये पर्सन इस बिजनेस से क्या कर रहा है, इस गुड्स को का रिसीवर है, ले रहा है। और मैंने आपको बताया था कि रिसीवर का नाम कहां लिखेंगे आप, डेबिट में। तो जो भी इसका नाम होगा पर्सन का, उस पर्सन का नाम आप कहां लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे, और टू यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट। तो जब नगद में बेच, कैश नगद में बेचा तो ये, और उधार में बेचा ये, तो आपके पास में इन यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए नाम आ जाएगा। और आउट आपके पास से क्या हो रहा है, तो आउट आपके पास से गुड्स हो रहा है, इसलिए आपने इसको लिख दिया। दूसरा रूल वही रहेगा, अगर नाम गिवन है और ये नहीं बता रहा कि नगद बेचा कि उधार बेचा है, तो वो उधार माना जाएगा, और नाम भी गिवन नहीं है तो फिर वो नगद माना जाएगा। ये दो बातें आपको खास करके ध्यान रखकर चलनी है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स आपने बेचा था, अगर वो डिफेक्टिव है तो वो आपके पास वापस कर देगा। ये प्रोपराइटर जो सॉरी डेटर्स है, वो आपको पैसा, ये गुड्स रिटर्न करेगा, भाई साहब ये गलत गुड्स दे दिया, आप इसे वापस लीजिए। तो बोले ठीक है, अभी आप वापस कर दीजिए, बाद में मैं इसके बदले में आपको दूसरा गुड्स अभी दे दूंगा, लेकिन जो एंट्री हमारे बेचने की करी थी उसके रिटर्न की भी इनवॉइस को कैंसिल करेंगे, तो वो रिटर्न में हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्योंकि अब ये गुड्स बताइए इस बिजनेस के पास इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, तो ये इसको अब दे रहा है, तो इसके पास ये गुड्स इन हो रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा एक नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो दोनों में से किसी भी नाम का आप यूज कर सकते हो। तो यहां इन हो रहा है इसलिए हमने डेबिट में लिखा, और ये हमें किसने दिया, ये हमारे डेटर्स पर्सन ने दिया। तो जो डेटर्स पर्सन है उसका हम नाम लिख देंगे, अगर सुरेश होगा तो सुरेश, मोहन होगा तो मोहन। जैसे यहाँ लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुकेश, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश 20,000 रुपीज से ये एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ जाओ, बैड डेट। अब देखिए, जिस पर्सन को हमने गुड्स बेचा था, अगर मे बी इन फ्यूचर में वो हमें पैसे ही ना दे, उधार में जिसको बेचा है, नगद में बेचने वाले की तो टेंशन ही खत्म है, हाथों हाथ ही पैसा आ गया। लेकिन जिस पर्सन को गुड्स आपने उधार में बेचा है, बताइए क्या वो आपको पैसा देगा नहीं देगा, ये तो फ्यूचर की गारंटी के ऊपर है। या अगर मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इस लायक ही ना रहे कि वो आपका पैसा भी चुका सके, कर्ज ही चुका सके, तो उस बिजनेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो अगर उस बिजनेस को नुकसान हो रहा है, उस पैसे को नहीं मिल रहा, तो वो उसे लिखे रहे उसके नाम में, उससे कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है लिखे रहने से। तो कंपनी टाइम टू टाइम अपना ये एनालिसिस करती है कि भाई जितने भी हमारे पास में लॉस है, एक्चुअल में जो पैसा नहीं मिल रहा उसे नुकसान मानो और खत्म करो। ठीक, अब जो पैसा जिस डेटर्स के नाम में था, जिस ये डेटर्स है ना, इसके तो नाम में उधार था, मान लीजिए इसके नाम में हमारे पास 5,000 रुपए उधार थे। ठीक, अब ये इसने पूरे के पूरे 5,000 रुपए हमें दिए ही नहीं, तो वो हमारे बिजनेस का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। और बिजनेस इस डेटर्स अकाउंट के नाम से, जो इस मोहन के नाम में, मान लीजिए इसका नाम मोहन है, तो मोहन के नाम में जो पैसा पड़ा हुआ था वो उसमें से ट्रांसफर कर देगी बैड डेट अकाउंट में। तो इस अकाउंट में पैसा तो डेबिट होगा ना, क्योंकि जिससे पैसा लेना है वो डेबिट। तो यहां एंट्री बन जाएगी हमारे पास में बैड डेट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा जो भी नाम होगा इस पर्सन का, जैसे मोहन है तो टू मोहन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब ये इंसॉल्वेंट हुआ तो इससे हमें कुछ पैसे मिल गए 1 रुपए के बदले में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब ये कह रहा है कि 60 पैसे इन रुपीज मिल गए, तो ऐसे केस में एंट्री बन जाएगी जितना पैसा नहीं मिला वो तो जाएगा बैड डेट अकाउंट्स में, बैड डेट अकाउंट डेबिट। और जितना मिल गया वो पैसा कैश अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि कैश भी तो इन हुआ ना, और ये किस कौन है, ये हुआ मोहन। तो मोहन, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रांसफर एंट्री है, ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर एंट्री है कि बिजनेस का एक अकाउंट का बैलेंस कंपनी क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, तो उसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। तो ये क्रेडिट, पहले डेबिट था, इसको ट्रांसफर कर दिया बैड डेट अकाउंट में, तो ये हमारे पास में डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया। ऐसे जितना पैसा हमें नहीं मिला, लॉस हुआ है जितने पैसे का, जो नॉट रिकवरेबल मनी है वो बैड डेट में गई। जितना रिसीव्ड हो गया कैश हमें, वो हमने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि कैश इन हो रहा है यहाँ पर हमारे पास में।
और ये कौन दिया पैसा, हमें किसने दिया, मोहन ने दिया, और जो पैसा मोहन ने नहीं दिया वो हमने बैड डेट अकाउंट में लिख दिया, तो ये गिवर पर्सन हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये ट्रांसफर एंट्री के फॉर्म में आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। ठीक, इसके बाद में देख लीजिए पे कह रहा है मोहन व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, मतलब बिल्कुल भी पैसा आपको नहीं मिला, तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, पूरा 8000 रुपीज। दूसरे केस में व्हेन द पार्ट ऑफ टोटल ड्यू, जो टोटल ड्यू हुआ था उसका कुछ पैसा हमें रिकवर हो गया, जैसे सोहन इज द डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो डिक्लेयर कर दिया गया इंसॉल्वेंट बैंक कोर्ट के थ्रू, फ्रॉम इट्स ऑफिशियल रिसीव इन 60 पैसे इन रुपीज, 60 पैसे मिल रहे हैं, तो 60 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कितना ड्यू है इसका 10,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6,000, तो आपको कितने पैसे मिल गए, यहाँ पर आपको 6,000 रुपीज रिकवर हो गए। तो इस केस में दूसरी एंट्री बनेगी, बैड डेट में जाएंगे जो नहीं मिले, तो 10,000 में से हमें 4,000 नहीं मिले, तो 4,000 बैड डेट में लिखोगे, 6,000 कैश में लिखोगे और मोहन के अकाउंट में पूरे पूरे 10,000 नोट करोगे। अगले केस को देखिए, बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर का मतलब हो गया कि जो पैसा आपने बैड डेट अकाउंट में डाल दिया था, अब उस पर्सन ने वो पैसा बाद में हमें दे दिया, तो अब हमें इस पर्सन से पैसा मिल गया, बड़ा अच्छा ईमानदार आदमी था, सर्वाइव करा, मेहनत करी, दोबारा से इस लायक अपने आप को बनाया कि जिन लोगों से मैंने कर्जा लिया है मैं उनका चुका सकूं, और हमारे बिजनेस पे जो उधार था इसका, अब एक दिन आया और बोला भाई साहब जो पैसे मैंने आपसे सामान खरीदा था उस समय नहीं दे पाया था, बट अब मेरे पास पैसे हैं, आप मेरे से ये पैसा ले लीजिए। तो इस पर्सन ने हमारे बिजनेस को पैसा दिया, तो कैश हमारे बिजनेस के पास में इन हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इन हो रहा है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन हमने तो इसके पैसे को नुकसान मानते हुए बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, हमने थोड़ी ये कहा था कि भाई तू फ्यूचर में दे जाइए, हम लिखे रखेंगे, नहीं, हमने माना यार चलो बर्बाद हो गया, बेचारे को नुकसान हुआ है, काफ़ी छोड़ देते हैं पैसा, तो हमने तो बैड डेट अकाउंट में डेबिट कर दिया था। अब वो जब पैसा हमें रिकवर हुआ तो उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर। क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर। तो अब इस पर्सन ने, चाहे इसका नाम मोहन है, चाहे इसका नाम सुरेश है, चाहे नरेश है, कुछ भी एनीवन है, लेकिन हमने इसका पैसा बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, जब इसने ये पैसा हमें दिया तो यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिकवर अकाउंट। इस केस की ये एंट्री पास हमारे पास में हो जाएगी। लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 7,000, जो पैसा हमने बैड डेट अकाउंट में डाल दिया था लास्ट ईयर वो रिकवर हो गया, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ये आपके पास में एंट्री पोस्ट यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में अगले केस की तरफ आते हैं, एक्सपेंसेस, खर्चे। देखिए कोई भी बिजनेस डे टू डे जरूरत के लिए अपने खर्चे करता है, और वो खर्चे भी तो नोट होंगे, क्योंकि उनका पेमेंट जब खर्चा करा तो उसका पैसा दे दिया, जब खर्चा करा उसका पेमेंट दे दिया। बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो कि वो खर्चा है। पेड के साथ में जब कोई नाम लिखा है तो वो उस बिजनेस का खर्चा है। जैसे वो कह रहा है पेड सैलरी, हमने पेड का मतलब, यहाँ जो पेड लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया पेमेंट, और बाय चेक नहीं लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कैश में। किस में माना जाएगा बच्चों, कैश में माना जाएगा। तो हमने यहाँ पेमेंट करा है, किस बात का पेमेंट करा है, हमने करा है सैलरी का पेमेंट, यानी कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते थे उनको हमने पैसा दे दिया कि भैया तुमने 1 महीने काम करा, लो अपनी सैलरी ले लो। तो यहाँ पर उस नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, काम करने वाला पर्सन है उसका कोई नाम होगा, नरेश, सरेश, मोहन, ठीक है ना, जगदीश, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। उसने हमसे जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है, हमारे लिए अपने बिजनेस में लिखने के लिए वो पर्पस इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने सैलरी का पेमेंट करा है तो सैलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारा जितना भी बिजनेस का खर्चा होता है वो सारे के सारे खर्चे डेबिट साइड में नोट होते हैं। और इनका अगर मैंने पेमेंट करा है, इनका क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर मैं इनका पेमेंट कर रहा हूं, तो पेमेंट में किस में कर रहा हूं, कैश में अगर कर रहा हूं तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब कैश में किस बात का दे रहा हूं, तो कैश में दे रहा हूं सैलरी का, तो सैलरी मेरे लिए खर्चा हुआ, तो यहाँ पर सैलरी में डेबिट में लिखूंगा क्योंकि ये मेरा खर्चा है, इस सर्विस के बदले में मैंने पैसा दिया है, तो ली मैंने सर्विस, तो मेरे पास सर्विस आई जिसके बदले में मैंने क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो टू कैश लिखूंगा। इसी तरीके से दूसरी देखिए, रेंट का पेमेंट करा, रेंट पेड कर दिया, तो रेंट मेरे लिए सर्विस हुई, मैंने वो सर्विस ली और उसके बदले में मैंने उसे पैसा दे दिया। तो लैंडलॉर्ड को, जिससे मैंने मकान लिया था किराए पर, उसको मैंने पैसा दिया, वो लैंडलॉर्ड का नाम मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि मैंने उसे किस बदले में पैसा दिया है, किराए का, उसका यूज करा है मकान का,
अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो मैंने उसके बदले में रेंट दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। ऐसी किसी आदमी को मैंने डेली मजदूरी पर बुलाया, उसको मैंने पेमेंट दे दिया काम करा के, तो उसे वेजेस बोलते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेड लिखा हुआ है तो टू कैश। तो जो भी सर्विस आप ले रहे हो उसे डेबिट में लिखोगे, उसके बदले में जो पैसा दिया है आपने उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। ये आपके पास में पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इनकम। देखो दो तरीके की इनकम होती है, एक तो ऑपरेटिंग इनकम, जो गुड्स को बेचना या जो आपके बिजनेस का है मेन कोर एक्टिविटी है उसके थ्रू। जब बैंक के सर्विस देती हैं तो सर्विस के बदले में जो पैसा लेती हैं हमसे, वो हमारे लिए उनकी मेन इनकम है। ऐसी किसी की स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी को बेच के जो उसके पास पैसा आता है वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा भी कुछ अदर इनकम होती हैं, उनको हम अदर इनकम के नाम से नोट कर सकते हैं। अगर वो इनकम मुझे हो रही है तो उसके बदले में तो मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो रिसीव्ड वर्ड यूज हो रहा है, ये रिसीव्ड हो रहा है, यहाँ रिसीव्ड हो रहा है और ये रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब मुझे कैश मिला है। इसके बदले में कैश मेरे पास में इन हुआ है, रिसीव्ड। और मिला किस बात का है, तो कमीशन का मिला है। यहाँ किस बात का मिला है, मैंने अपने बिजनेस का कुछ पोर्शन किराए पे दे दिया होगा तो रेंट के बदले मिला है। यहाँ रिसीव हुआ है किसके बदले, डिविडेंड के बदले। तो जो भी मिला है आपको उसे आप डेबिट में लिखोगे। तो रिसीव का मतलब होता है हिडन है, कैश नहीं लिखता कि कैश मिला है आपको, बल्कि रिसीव्ड का सेंस भी होता है कि आपको कैश मिला है। तो जब कैश मिलेगा आपको तो कैश इन हो रहा है बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे टू, किसके बदले मिला है, कमीशन के बदले मिला है, तो टू कमीशन अकाउंट। ओके, ये एंट्री पास होगी। जो इन हुआ वो डेबिट में लिखेंगे, और यहां आउट नहीं हो रहा है आपके पास से कुछ, बल्कि आपने उसको काम करने के बदले में पैसा लिया है। तो जो काम करा जिसके बदले में आपको ये पैसा मिला है वो आपकी इनकम कहलाएगी, और उस इनकम का नाम आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ऐसे ही यहां पर रेंट मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट आ जाएगा कमीशन की जगह। यहाँ डिविडेंड मिला, अब डिविडेंड हमेशा बैंक के थ्रू मिलता है, क्योंकि कंपनियां जो पैसा देती हैं हमें, जो कंपनियों के हम शेयर खरीदते हैं, कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो हमें इनकम मिलती है वो डिविडेंड कहलाती है, शेयर के थ्रू। तो वो जो डिविडेंड आपको मिलेगा, तो इस डिविडेंड के लिए हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक रिसीवर हुआ इसका, तो इसलिए उसे डेबिट में लिखेंगे, और डिविडेंड को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक, ये आपके पास में एंट्री बन जाएगी। क्लियर पॉइंट। ये आपके पास इनकम के प्रोस्पेक्टिव से चीजें हो गई। अगले केस की तरफ आते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने क्या करा, अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज कराए। देखिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ एसेट्स को खरीदना पड़ता है जो उसकी बिजनेस की जरूरत के हिसाब से होती हैं। अब बिजनेस अगर आप करोगे, कोई दुकान खरीदोगे, कोई फैक्ट्री डाल रहे हो तो फैक्ट्री खरीदोगे, फैक्ट्री के लिए कोई बिल्डिंग खरीदोगे, मतलब ऑफिस अगर कहीं मेन जगह बनाओगे, मेन उसमें बनाओगे मार्केट में, तो हो सकता है उसके लिए मार्केट में कोई ऑफिस खोलने के लिए कोई बिल्डिंग खरीदोगे। तो कोई भी अगर एसेट्स खरीद रहे हो तो खरीदी हुई एसेट्स को हम उसी के नाम से लिखते हैं जिस एसेट्स का नेचुरल नाम है। इसे बेचने के लिए नहीं बल्कि हमने यूज करने के लिए खरीदा है। तो जो भी इंडिविजुअल नेम होगा उस एसेट्स का उसको हम लिखेंगे। तो यहां पर हम एंट्री बनाते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब अगर मैंने इस एसेट्स को नगद में खरीदा है तो लिखूंगा टू कैश, अगर बैंक के थ्रू खरीदा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक। अब ये मेरे पास में एसेट्स यहाँ क्या हुई, इन हुई हैं, इसलिए मैंने उसको कहाँ लिखा, डेबिट साइड में। और कैश मैंने मेरे पास से आउट हुआ तो मैं उसको लिखूंगा किस में, क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर इसी एसेट्स को मैंने नगद की जगह उधार में खरीदा है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स तो मेरे पास में इन ही हो रही हैं, और टू उसका नाम लिखूंगा जिससे मैंने खरीदा है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वेंडर। क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। वो ट्रेडर है जिससे हमने खरीदा है तो उसका नाम वेंडर के नाम से आएगा, क्रेडिटर। यानी कि सुरेश है तो सुरेश, मोहन है तो मोहन, ये किसी फर्म का नाम है तो किसी भी फर्म का नाम यहाँ लिख देंगे। लेकिन जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो अगर हम उसको खरीदने के टाइम पर उसी एसेट्स पर कोई और अलग से खर्चा करते हैं, जैसे अगर कोई मशीन आपने मंगाई है तो ट्रक के थ्रू मंगाई है तो लोडिंग और अनलोडिंग का जो वेजेस का पेमेंट हुआ है, या मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंजीनियर ने आके स्टैब्लिश करा, क्योंकि बड़ी मशीन है तो इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आपने पेड करें, अगर आपने किसी बिल्डिंग को खरीदा है और उस बिल्डिंग की आपने रजिस्ट्री कराई है तो उस रजिस्ट्री पर कोई पैसा खर्च करा है, अगर आपने किसी बिल्डिंग को खरीदने पर किसी को कोई ब्रोकेज या कमीशन पेड करा है
तो वो भी तो उस बिल्डिंग के लिए ही करा है। या कोई पुरानी एसेट्स आपने खरीदी और उसकी रिपेयर कराई, कोई पुरानी एसेट्स में मशीन खरीदी और उसकी रिपेयर कराई है, तो खरीदने के टाइम पर उसी एसेट्स पर करे हुए जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंस कहलाते हैं, वो सारे के सारे एसेट्स में ही ट्रांसफर होंगे, मतलब वो एसेट्स के नाम से ही नोट होंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई एसेट्स पहले से ही आपने खरीद रखी है, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी लेकिन आपने देखा पुरानी हो गई है, अब इसकी थोड़ी सी वाइट वॉश करा दो, इसकी रिपेयर करा दो, तो जो रिपेयर का खर्चा होता है जिसे हम मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं, वो बिजनेस का एक मेंटेन करने का खर्चा होता है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा और वो हमेशा आपके पास जिस नाम से होगा उसी नाम से नोट होगा। जैसे बिल्डिंग की रिपेयर कराई है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन की रिपेयर कराई है तो मशीन अकाउंट की जगह रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। लेकिन अगर कोई पुरानी मशीन आपने खरीदी और उसकी रिपेयर कराई है तो उसकी खरीदने के टाइम की पुरानी एसेट्स की रिपेयर है, तो वो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से ही यहाँ पर एंट्री आपकी पोस्ट होगी। अब जैसे यहां पर लिखा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स खरीदो, सीमेंट खरीदो, सरिया खरीदो, जो भी चीज इनऑल खरीदोगे कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वो सारा का सारा उस बिल्डिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। मशीन खरीदने पर कोई इंस्टॉलेशन कराया है तो वो भी सब उसी में ट्रांसफर होगा। क्लियर मेरे ख्याल से। परचेज कराया आपने फर्नीचर, अब देखिए परचेज के साथ अगर गुड्स लिखा होता तो हम लिखते परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन परचेज के साथ में कोई और नाम गिवन है यानी कि वो उसकी एसेट्स है, तो यहाँ लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर परचेज करिए आपने मशीन 50,000 की और उस पर वेजेस का पेमेंट करा इंस्टॉलेशन का 5,000 रुपीज, तो यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से 50,000 और ये जो वेजेस का पेमेंट करा इस मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए उसके लिए भी एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों को कंपाउंड करके एक साथ भी बना सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 प्लस 5,000 दोनों को ऐड ऑन करके लिख देना। बॉट अ सेकंड हैंड मशीन, हमने एक पुरानी मशीन जो है वो खरीदी है, कितने रुपीस की, 10,000 की, और उस पर 1,000 रुपीज का कैरिज का पेमेंट करा है। अब खरीदने के टाइम पे तो ये भाड़ा दिया ना, कैरिज का मतलब भाड़ा पेड करा है, और 3,000 रुपये उसकी रिपेयर पर आपने खर्च करे हैं। ये सारा का सारा खर्चा मशीन खरीदने पर करा गया है क्योंकि सेकंड हैंड मशीन आपने खरीदी है, तो ये सारा का सारा मशीन अकाउंट में जाएगा। एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 3,000 टोटल मिलाकर हो गया 14,000 रुपीज। तो ये 14,000 रुपीज मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पेड रिपेयर, आपने रिपेयर कराई है, चार्ज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब देखिए हमने खरीदने के टाइम पर तो ये रिपेयर फर्नीचर की रिपेयर कराई नहीं है, बाद में कराई है ना, तो ये बिजनेस के मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा है, इसके लिए एंट्री पोस्ट होगी फर्नीचर की जगह पर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस है और खर्चे बिजनेस के नाम से जो खर्चे होते हैं वो उसी समय होंगे, वो उसी के बेनिफिट के लिए हैं, तो वो रिपेयर के नाम से होंगे। बॉट अ सीमेंट, हमने सीमेंट खरीदा, ब्रिक्स खरीदी, टिम्बर खरीदा, वेजेस की पेमेंट करी है, किसके लिए, अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो सीधी सी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इन सारी अमाउंटों का टोटल कर इसमें हम पोस्ट कर देंगे। ये पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको अगर दूसरी बार भी रिपीट करके देखना पड़े तो देख जरूर लीजिएगा। अगले बार पॉइंट पर आते हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर किसी भी एसेट्स को मैंने बेचा है, जिस एसेट्स को खरीदा है, अगर वो मान लीजिए मेरी पुरानी हो गई है, मेरे बिजनेस के लिए यूज की नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं नई मशीन खरीदूंगा। पुरानी टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज्यादा आती है। भाई कार है 15 साल के लिए खरीदी, लेकिन बहुत से लोग 4 साल 5 साल 6 साल बाद भी उस कार को बेच देते हैं। किसी ने कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी अब इस एरिया में आप फैक्ट्री नहीं रख सकते, तो उस फैक्ट्री की जगह को बेच के वो नई जगह लेगा, तो पुरानी तो बेचेगा। किसी के पास लैपटॉप है, पुराना हो गया, उसने कहा यार नया खरीदना है, तो उसे बेच के दूसरा लेगा। किसी के पास मशीन ओल्ड डेट मतलब ओल्ड फीचर्स की है, तो वो उसकी जगह बेच के दूसरी मशीन लेगा। तो जब वो बेचेगा तो क्या एंट्री बनाएगा। अब जब खरीदी थी तो भी एसेट्स के नाम से, जब बेचेंगे तब भी एसेट्स के नाम से। लेकिन यह ध्यान रखना है क्या बेचने के टाइम आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ये कैसे पहचाने कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, तो अब ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन के अंदर उसका सेल्स प्राइस भी गिवन है और आपके पास में उसकी बुक वैल्यू भी गिवन है, ओके, ये दोनों चीजें अगर गिवन है, बुक वैल्यू और सेल्स प्राइस,
तो ही आपको लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर दोनों में से कोई एक ही वैल्यू गिवन है, मतलब सेल्स प्राइस गिवन है, तो आपको लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। 10,000 में बेची मशीन, उस समय उसकी बेचने के टाइम पर बुक वैल्यू थी 8,000 रुपीज। तो इसका मतलब जितने रुपए की वैल्यू उससे ज्यादा में बेच रहे हो आप कम में, तो बुक वैल्यू से जब ज्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ पर 2,000 रुपीज का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। दूसरा, अगर 10,000 की आपके पास मशीन है, वो आपने बेची है, और 11,000 रुपीज की उसकी बुक वैल्यू थी, तो देखिए बुक वैल्यू से कम में आप बेच रहे हो तो 1,000 का यहाँ पर आपको लॉस हुआ। ये तभी होगा जब सेल्स प्राइस और बुक वैल्यू दोनों गिवन होंगे। अब पहले में देखिए सोल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर को बेचा, इसमें तो बेचने वाली वैल्यू गिवन है तो लॉस प्रॉफिट नहीं निकालना। बेचा तो आपके पास बेचने पे क्या इन हुआ, तो बेचने पर आपके पास में कैश इन हुआ, और गया कि आपके पास से बेचा फर्नीचर तो फर्नीचर आउट हुआ। तो यहाँ एंट्री आपके पास में बन जाएगी, जिस एसेट्स को आप बेच रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, उस एसेट्स का जो भी नाम है वो नाम आ जाएगा। कैश इन हुआ इसलिए हमने उसे डेबिट में लिखा, फर्नीचर आउट हुआ इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिखा। अगला, सोल्ड मशीन 20,000, बुक वैल्यू 15,000। अब यहां पर देखिए कितने में बेच रहे हो आप, 20,000 में, बुक वैल्यू कितनी है उसकी 15,000। तो ज्यादा में बेच रहे हो कम में, तो यहां ज्यादा में बेच रहे हैं। तो जब हम ज्यादा में बेच रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में क्या नाम है, मशीन, तो टू मशीन अकाउंट। और यहां पर बेचने पर अब देखिए बेची आपने कितने रुपए में, 20,000 में, जितने भी उसकी बुक वैल्यू होगी वही लिखेंगे आप। तो बुक वैल्यू यहां पर आपके पास में 15,000 है। अब 20,000 और 15,000 का डिफरेंस हुआ 5,000 का, ये आपको प्रॉफिट हुआ, इसको लिखोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से। किसके नेम से बच्चों, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन के नेम से 5,000। हमेशा ध्यान रखिए जर्नल एंट्री में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होता है, चाहे सिंपल एंट्री हो या कंपाउंड एंट्री हो। अगले केस में देखिए सोल्ड लैपटॉप 10,000, 10,000 में हमने लैपटॉप बेचा, जबकि उसकी वैल्यू कितनी थी, हमारे पास उसकी वैल्यू थी 12,000 रुपीज। तो देखिए कम में बेचा कि ज्यादा में बेचा, तो जितनी वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू उससे कम में बेचा है। तो इसके लिए एंट्री बनेगी हमारे पास में, कैश हमारे पास आया बेचने पर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप ऑफिस के काम में आता है इसलिए हमेशा ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से लिखना चाहिए। और हमारे पास यहाँ पर बेचने पे क्या हो रहा है, हमारे पास में लॉस हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखिए कितने में बेच रहे हैं हम, यहाँ पर बेच रहे हैं 10,000 में, वैल्यू कितनी थी उसकी, वैल्यू थी उसकी 12,000 रुपीज। तो बेचने पर लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ हमें 2,000 का। अब हमेशा नुकसान को आपको डेबिट साइड में लिखना है, और प्रॉफिट को हमेशा ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड में लिखना है। ये मैंने जब इसकी एंट्रियों का कॉन्सेप्ट समझाया था उस समय आपको ये सारे पॉइंट में क्लियर करा चुका हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बुक वैल्यू से कम में बेच रहे हैं तो लॉस, लॉस डेबिट में आएगा, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ ये दो और रह गई हैं। अगर ब्रोकेज हमने पेड करी है तो उसके सेल्स प्राइस से वो माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग को बेचा 1,50,000 में, इसकी बुक वैल्यू तो हमें दे नहीं रहा, जब बुक वैल्यू नहीं दे रहा तो बात ही खत्म होगी। तो 1,50,000 का 2% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, 1,15,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 अमाउंट आया। तो हम 1,50,000 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो नेट सेल हुई हमारे पास में 1,47,000 की। अगर खरीदने के टाइम पर, किसी भी एसेट्स को खरीदने के टाइम आपने ब्रोकेज पेड करी है तो उसे ऐड कर लेना, और बेचने के टाइम पर अगर कोई भी ब्रोकेज या कमीशन पेड करा है तो उसके सेल्स प्राइस में से माइनस करना, वो उसका नेट सेल्स प्राइस कहलाएगा, और उसी से एंट्री बनेगी, उसको नोट नहीं करेंगे। अब जैसे इस तीसरे वाले केस में करा कि हमने 2%, फोर्थ लास्ट वाले केस में सॉरी फिफ्थ में, कि 2% की ब्रोकेज पेड करी, तो 1,50,000 में से 2% माइनस करिए 3,000 ही आएगा, तो हमने बेची 1,47,000 में, और इसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,20,000 दे रखी है। अब 1,47,000 में से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो 27,000 रुपीज का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के केस में ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 1,47,000 से
मशीन में 1,20,000 रुपीज़ आएंगे और प्रॉफिट हमें 27 का हुआ, वो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग के नेम से यहाँ पर जाएंगे। अगले केस की तरफ चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट केस है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उन्हें हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। रूल वाइज समझिए कि अगर हमारे पास में कोई भी बैंक है तो वो क्या है, तो बैंक हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है जो एक पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। अब ये बिजनेस ने अपना एक अकाउंट खोला लेन देन के लिए, किसमें? बैंक में। तो बैंक भी हमारे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। जब हम बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक के नाम से लिखते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं क्योंकि वो रिसीवर है। तो जब बैंक रिसीवर होगा, क्या होगा? रिसीवर होगा। जब वो हमसे कोई भी कैश लेगा तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब ये जो बिजनेस है इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेबिट होगा, ठीक। और जब वो गिवर होगा, क्या होगा? जब ये गिवर होगा, हमसे कुछ भी क्या कर रहा है? हमें दे रहा है, तो बैंक का नाम क्रेडिट होगा। ये ध्यान रखिए, दोनों जगह बैंक का नाम आएगा। और बिजनेस में जब हम बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो बिजनेस का जो बैंक का अकाउंट होता है तो वो बिजनेस का करंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। और जो प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है उसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। पहली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था। जैसे इसमें पहले में लिखा कैश डिपॉजिट ओपनिंग एन अकाउंट, या डिपॉजिट ये और करके लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन है। तो हमने एक अकाउंट खोला, मान लीजिए हमने पैसा, जब भी हम कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक क्या करता है? हमसे पैसा लेता है कि भैया इतना पैसा दो कम से कम, तब हम आपका अकाउंट खोलेंगे अपनी बैंक में, नहीं तो हम फ्री में अकाउंट नहीं खोल रहे, ठीक। तो ऐसे में हमने अपना जो पैसा था वो किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो हमारे पास से कैश इन हुआ कि आउट हुआ? बताइए। तो कैश तो हमारे पास से गया, आउट हो गया, किसने लिया? बैंक ने लिया। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी, ऊपर बनाए देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। और ये एंट्री हमारे पास, क्योंकि यहां पर कैश बैंक में इन हो रहा है, बैंक रिसीवर है, इसलिए मैंने रिसीवर का नाम डेबिट में लिखा, और हमारे बिजनेस से कैश गया इसलिए मैंने कैश को क्रेडिट साइड में लिखा। अब अगर मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, ये नहीं लिखा कि किस लिए निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा निकाल रहा हूं। तो मेरे बिजनेस के पास कैश आया, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि कैश मेरे पास यहाँ इन हुआ है इसलिए मैंने उसे डेबिट में लिखा, और ये मुझे कैश किसने मिला? किससे के थ्रू मिला? तो मुझे बैंक के थ्रू मिला, इसलिए मैंने टू बैंक लिख दिया। यहाँ बैंक गिवर है, मुझे दे रहा है, मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब की बार जो पैसा निकाला गया है बिजनेस से, वो अपने लिए नहीं निकाला गया, बल्कि प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए हमारे इस बिजनेस के बैंक अकाउंट से, करंट अकाउंट से पैसा निकाला है। तो पैसा तो बैंक से निकला है, लेकिन निकालने वाला अब की बार कौन है? हमारा प्रोपराइटर है। तो यहाँ पर इस प्रोपराइटर ने पैसा निकाला है, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये रिसीवर हुआ। तो मैंने बताया था कि इस केस में एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर हमारे पास वो, सॉरी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ले रहा है इसलिए टू बैंक। अब बैंक यहाँ गिवर हो गया इसलिए उसको क्रेडिट में लिखा, और प्रोपराइटर यहाँ रिसीवर हो गया इसलिए प्रोपराइटर का नाम हमने डेबिट में लिख दिया। तो यहाँ पर हमारी बैंक से एक आदमी, मतलब हमारे बिजनेस से एक आदमी ले रहा है और हमारे बिजनेस को दूसरा दे रहा है, इसलिए दोनों गिवर और रिसीवर हुए। तो रिसीवर का नाम डेबिट में और गिवर का नाम क्रेडिट में लिख दिया। पेमेंट बाय चेक। अगर कोई चेक के थ्रू हमने किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, तो चेक, क्योंकि हमें बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है चेक के थ्रू भी पैसा करने की, तो ऐसे में हमारे इनडायरेक्ट वे में पैसा तो बैंक से ही निकला है डायरेक्ट वे में। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा किसने लिया? राकेश ने लिया। तो राकेश रिसीवर हुआ और पैसा हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं, ये बैंक हमारा दे रहा है, तो ये गिवर हुआ। इस राकेश को पैसा हमारे ऑर्डर पर, हमारे बैंक के ऑर्डर पर बैंक ने दे दिया। तो यहाँ पर राकेश रिसीवर हुआ, तो राकेश का नाम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि राकेश हमारी बैंक से पैसा ले रहा है, और टू यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक, क्योंकि बैंक यहाँ पर हमारे लिए गिवर है। इसी तरीके से पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करिए तो यही एंट्री बनेगी कोई अलग से एंट्री नहीं बनेगी। इसके बाद में पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई खर्चा है, जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हो। अब सैलरी हमारे बिजनेस का खर्चा है और पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है? चेक के थ्रू हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वे में बैंक हमारे पास से पैसा पे कर रहा है इन खर्चों का, हमारे खर्चों का पैसा। तो खर्चे को तो बिजनेस डेबिट में लिखता है, तो वेजेस हो या रेंट हो, इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, या रेंट है तो रेंट को भी लिखोगे डेबिट में,
और यहाँ लिखोगे टू बैंक, क्योंकि पेमेंट किसने करा है, बैंक ने करा है, इसलिए बैंक का नाम कहाँ आएगा, आपका बैंक का नाम क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गिवर है। अगली बैंक की ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से चेक उसको क्या हुआ, मिला है। अब डेटर से अगर कोई चेक मिला है और वो चेक हमने उसी दिन बैंक को दिया, यहाँ रूल ध्यान रखना, अगर कोई चेक रिसीव हुआ है, चेक हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, और ये चेक हमें जो रिसीव हुआ है हमने सेम डेट में, उसी डेट में हमने बैंक को दे दिया, सेम डेट सेंड टू बैंक, तो हम उसी दिन उसको, उस ट्रांजैक्शन को नोट करेंगे बैंक के नाम से। लेकिन अगर हमने किसी अदर डे में बैंक को दिया है तो यहां पर एक अलग ट्रांजैक्शन का बनेगा। अब समझिए, चेक रिसीव हुआ डेटर से और हमने उसी दिन उसे बैंक को दे दिया, तो डेटर्स का कोई ना कोई नाम होगा, जैसे इसने लिखा रोहित, तो यहां एंट्री बनेगी रोहित, वो सॉरी बैंक रिसीवर है ना इसमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिला और हमने बैंक को दे दिया, और टू रोहित, ये हमारे पास एंट्री बनेगी। अगर मैंने कोई गुड्स बेचा है, चेक मिला है और वो चेक मैंने उसी दिन बैंक को दे दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि मैंने गुड्स बेचने के बदले में वो मुझे हाथों हाथ चेक मिला है, इसलिए सेल्स आएगा। किसी पर्सन से मिला है और उस समय हमारे पास कोई, हमने ना उससे कोई खरीदा ना कोई बेचा है, कुछ भी नहीं करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नाम आएगा, जैसे रोहित है। चेक मिला लेकिन हमने उसे बैंक में सेंड नहीं करा है, तो अब की बार बैंक की जगह पर यहाँ आ जाएगा चेक इन हैंड, क्योंकि अभी बैंक को ये चेक नहीं मिला है। तो जब तक बिजनेस के पास ये चेक है, इस बिजनेस के पास जब तक ये चेक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जो भी डेटर्स का नाम होगा, जैसे मोहित है तो टू मोहित। और जब ये चेक मैंने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट करा, अब मान लीजिए चेक मुझे मिला 15 जुलाई को और ये चेक मैंने 18 जुलाई को बैंक में सेंड कर दिया है, तो ऐसे केस में 18 जुलाई को एंट्री बनेगी। अब क्योंकि ये चेक बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक का नाम डेबिट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक ले रहा है तो चेक इन हैंड के नेम से बनेगी। तो जब चेक इन हैंड होगा, बैंक को नहीं देंगे, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहित, और जब इस मोहित का चेक हमने बैंक को दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अगर कोई चेक हमने बैंक को दिया है जो रिसीव हुआ था, चाहे वो पहली ट्रांजैक्शन वाला हो या ये 8th वाली ट्रांजैक्शन वाला हो, बैंक को दिया और बैंक में जाकर उस बैंक को वो पैसा नहीं मिला, हमारी बैंक को उस चेक का पैसा नहीं मिला, क्योंकि जिस अकाउंट का वो चेक था उसमें इतना अमाउंट था ही नहीं कि जितना हमें मिलना चाहिए था, तो वो चेक हो जाएगा डिसऑनर होना। देसी लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं बाउंस होना। तो जब कोई चेक बाउंस हो गया और हमें उसका पैसा नहीं मिला, तो हम अपने बिजनेस में उसको कैंसिल करने की एंट्री बनाएंगे। इस एंट्री को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, जिस पर्सन से वो चेक मिला, जैसे रोहित से मिला या मोहित से मिला, तो रोहित यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा, तो रोहित डेबिट टू बैंक के नाम से ये एंट्री पास होगी। और इसमें इंक्लूडिंग नोटिस चार्ज, यानी कि जो नोटिस चार्ज उसने लिया है बैंक ने, 200 रुपये, हमसे 300 रुपये, उन्हें ऐड ऑन करके लिखेंगे। जैसे 10,000 का चेक था, 200 रुपये बैंक ने हम पे पेनल्टी लगाई, तो अब हम रोहित से 10,200 रुपीज़ का क्लेम करेंगे कि भैया हमें 10,200 रुपीज़ दो, क्योंकि बैंक ने जो हमसे चार्ज लिया है वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। इसी तरीके से अगली एंट्री पर आई है बैंक की, बैंक चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमसे चार्ज लिया, भाई देखो बैंक हमें सर्विस दे रहा है तो उसका पैसा तो लेगा, लेकिन बैंक हमसे कैश लेकर नहीं जाता है, बल्कि वो हमसे हमारे अकाउंट से ही पैसा काट लेगा, तो हमारे बिजनेस के लिए वो खर्चा हो गया। तो एंट्री पास करेंगे बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू आपके पास में बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी इस केस में। क्लियर? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का खर्चा है और इसका पेमेंट किसने करा, इसका पेमेंट हमारी बैंक ने करा, मतलब अपने पास ही पैसा वो ले लिया। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज करा है, मतलब मान लीजिए हमारा पैसा ओवरड्राफ्ट है, बैंक से हमने लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का एक खर्चा होता है, और खर्चे को हमेशा आपको मालूम है कहाँ नोट करते हैं, डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में, पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक। बैंक कभी हमारे पास से लेके नहीं जाएगा, हमारे अकाउंट से ही पैसा काट लेगा। अगर बैंक ने हमारी डिपॉजिट मनी पर हमें इंटरेस्ट दिया है, तो वही सेम प्रोसीजर होगा, यहाँ पर बैंक रिसीव करेगा, हमारे अकाउंट में पैसे को लिख देगा, और ये पैसा हमारे इंटरेस्ट से मिला है, तो अब यहाँ पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम होती है और पेमेंट करने वाला इंटरेस्ट आपका खर्चा होता है। इसलिए आ गया
बैंक मेक अ पेमेंट ऑन फर्म बिहाफ, यानी कि बैंक ने अगर किसी फर्म के बिहाफ पर अपना पेमेंट कर दिया है, उसने कहा कि जी आपका जो खर्चे हैं, ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट देखते होगे पेटीएम में, गूगल पे पर ऑटो ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन आता है कि आपका जैसे आपका जो है मोबाइल का वो है क्या कहते हैं रिचार्ज, तो ऑटो कर दीजिए, जैसे वो ड्यू डेट आएगी रिचार्ज खत्म होगा प्रीपेड का तुरंत हो जाएगा, बिजली का बिल है तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो अगर उनका कोई पेमेंट कर रहा है तो जो भी खर्चा होगा उसका नाम डेबिट में आ जाएगा, और पेमेंट कौन कर रहा है हमारी बैंक, तो टू बैंक के नाम से आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर बैंक का लोन हमने पेमेंट करा और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करा है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट तो हमारे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हमारे पास में बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर एंट्री पास हो जाएगी। अगर बैंक कोई कलेक्शन करता है अपने बिजनेस का, जैसे डिविडेंड वगैरह रिसीव कर रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, ये एंट्री आपके पास में यहाँ पर पास हो जाएगी। नेक्स्ट केस को देखिए आप, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक एक्सिस बैंक है और एक हमारे पास एसबीआई बैंक है। अगर दो बैंकें हैं तो हमेशा ध्यान रखना बैंक को बैंक नहीं लिखोगे, फिर बैंक के नाम के साथ में लिखोगे। एक अकाउंट में मान लीजिए एक्सिस बैंक में हमारे पास पैसा इन हुआ और ये पैसा किससे हुआ, एसबीआई बैंक से हुआ, तो जिस बैंक में इन हो रहा है उसे हम डेबिट में लिखेंगे, यानी कि एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट, ये हम इस नाम से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर बैंक से रिलेटेड हो गए होंगे। अगले केस की तरफ चलते हैं, गुड्स यूज्ड, यानी कि अगर हमने किसी गुड्स का बेचने के अलावा कोई पर्पस पर यूज किया है, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी कर दिया हमने, दान में दे दिया गुड्स। हमेशा ध्यान रखना सेल्स के अलावा अगर आप अपने गुड्स का कुछ भी अदर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पर हम सेल्स प्राइस नहीं लिखते, बल्कि हम सेल्स प्राइस की जगह कौन सा लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। दो प्राइस गिवन होते हैं तो हमेशा सेल्स प्राइस कभी नहीं लिखा जाता, हमारे लिए अदर पर्पस के लिए कॉस्ट प्राइस ही लिखा जाएगा। चैरिटी हमारे बिजनेस का खर्चा है तो एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमारे पास से आउट हो रहा है, और कौन सा गुड्स आउट हो रहा है, जो हमने परचेज करा था वो आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट में लिखा, और चैरिटी कर दिया, दान कर दिया, तो ये हमारा खर्च हो गया। इसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल में आप गुड्स को दे रहे हो तो ऐसे में हमारे पास में वो प्रचार प्रसार के लिए होता है, तो एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कौन सा, टू परचेज, और हमेशा कौन सा प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस। जैसे कॉस्ट प्राइस कितना है 4000, सेल्स प्राइस कितना है 4500, तो हम 4000 रुपीज लिखेंगे, ऐसे ही इसमें 5000 लिखेंगे, ना कि 6000 सेल्स प्राइस को लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम अपने गुड्स का यूज कर रहे हैं किसी एसेट्स को बनाने के लिए, तो अगर किसी एसेट्स को बनाने के लिए हमने गुड्स का यूज करा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में टिम्बर का यूज हुआ है किसके लिए, फर्नीचर को बनाने के लिए, तो एंट्री बन जाएगी, जो भी एसेट्स बना रहे हो वो तो इन हो रही है एक तरीके से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट के नेम से यह एंट्री बनेगी, और यहाँ भी आपके पास में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको गुड्स मेकिंग फॉर यूज अदर यूज के लिए। इसके अलावा अगर कोई गुड्स आपका नुकसान हो जाता है, नुकसान कैसे होगा, चोरी हो गया, या आग लग गई, या रास्ते में आ रहा था माल और जो ट्रक था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें गुड्स डैमेज हो गया, किसी भी पर्पज से अगर आपका कोई गुड्स डैमेज होता है तो क्या आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा था कि नहीं करा रखा था, इसलिए इंश्योरेंस जरूरी होता है। आपके फर्दर रिस्क को वो टेक ओवर कर लेता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। अब अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, जैसे इसमें लिखा है कि गुड्स लॉस्ट हुआ है बाय थेफ्ट या फायर के थ्रू, लेकिन उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस में हमेशा मैंने बोला है आपको कि सेल्स के अदर अगर कोई ओ भी यूज होगा तो वहां पर कॉस्ट प्राइस आएगा, ना कि सेल्स प्राइस आएगा। तो यहां पर एंट्री बनेगी आपके पास में लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट, जो भी होगा उसका नाम लिखेंगे टू परचेज, क्योंकि गुड्स का लॉस हो रहा है इसलिए टू परचेज है। अगर कैश चोरी होगा तो आपके पास में गुड्स ऑफ कैश, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट टू कैश अकाउंट, वहां पर ये लिखोगे।
अब कोई इंश्योरेंस था ही नहीं तो सीधा सीधी सी बात है, ये मोटा माटी आपका नुकसान हो गया, इसमें एक ही एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, जैसे व्हेन द इंश्योरेंस फुल अमाउंट क्लेम रिसीव, पूरा इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस भी कराया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पूरा पैसा दे दिया जितना नुकसान हुआ था, तो फिर ऐसे केस में पहली एंट्री तो यही वाली सेम बनेगी और दूसरी एंट्री में क्या करोगे, इस लॉस को ट्रांसफर करोगे पहले इंश्योरेंस कंपनी में। इंश्योरेंस कंपनी में ये लॉक्ड हो गया, ठीक, लॉस को आपने बता दिया लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। और तीसरी, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो वो बैंक के थ्रू मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इस केस में बैंक की लिखना तो टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है तब। जैसे 10,000 का लॉस हुआ तो 10,000 यहाँ लिखा आपने, 10,000 ये लिखा, 10,000 ही आपने ट्रांसफर कर दिया और 10,000 ही आपको ये रिसीव हो गया। लेकिन इन केस थर्ड वाले केस में देखिए, पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं मिला, कम मिला। कंपनी ने एनालिसिस करा, कंपनी को लगा नहीं जी 10,000 का आपका नुकसान नहीं है, हम आपको 8,000 रुपये पे करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से 10,000 का लॉस था। तो ऐसे केस में आपको कंपनी से 8,000 मिले, 2,000 तो आपको नहीं मिले। तो ऐसे केस में इस तीसरी, पहली एंट्री यही रहेगी, दूसरी एंट्री सेम रहेगी इस केस में, तीसरी एंट्री में चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, जो यहां पर डेबिट में लिखा था ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, लिखो नहीं लिखो ना लिखो, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैंने बताया 10,000 का नुकसान था, 8,000 रुपये आपको रिसीव हो गए और 2,000 रिसीव नहीं हुए, तो वो ये एंट्री में आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पर ज़्यादा करिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे ईयर के एंड में वैसे तो नॉर्मली ये एंट्रियां बनती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका चैप्टर विद एडजस्टमेंट के साथ है, लेकिन क्योंकि जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है तो इसको यहाँ पर समझा के चला जाता है। ईयर के एंड की जो एंट्री होती है उन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, और ये एंट्रियां हम बनाएंगे। तो अब कैसे बनाएंगे, क्या हो गई इसकी तरीका, तो देखिए आपके पास में गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि कोई इन्वेंट्री आपके पास ईयर के एंड में रह गया, बिका नहीं है, बिना बिका हुआ माल ईयर के एंड में जब बाबा अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग एंट्री होती है ये, इस एंट्री को हम बनाते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ईयर के एंड में ये किस में ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी मार्केट प्राइस होगा ये आपके पास में कॉस्ट प्राइस होगा, विच एवर लेस, क्या होगा, विच एवर लेस, जो भी कम होगा उसमें हम इसको नोट कर देंगे। द मीन्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू, क्या कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उस वैल्यू पर इसको लिखा जाता है। इसके बाद में हमारे पास में आती है अगली एंट्री, वो कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री में अगला है आपके पास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा कोई भी खर्चा जिसका पेमेंट उस ईयर के एंड तक नहीं हुआ वो हमारे पास अनपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब अनपेड एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा जिसका ईयर के एंड तक उस साल का खर्चा, उसी पर्टिकुलर ईयर का, अगर आप अकाउंटिंग ईयर 2024-25 के लिए बना रहे हैं तो इस साल के जितने भी खर्चे हैं उनका अनपेड, वो जो अनपेड है उसकी हम बात कर रहे हैं इस ईयर की। तो अगर उस खर्चे का पेमेंट नहीं करा है तो वो खर्चा हमारे लिए पहले तो नोट करेंगे उसको, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी पर्टिकुलर उस एक्सपेंस का नाम होगा, टू आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में करके लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, दिमाग में लाना अनपेड, यानी कि सैलरी का पेमेंट हमने नहीं करा, तो हमारे पास सैलरी जो है वो अनपेड है, तो सैलरी तो खर्चा है, तो सैलरी को एक्सपेंस की जगह हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट, टू लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि सैलरी हमारे पास पेमेंट नहीं हुई है तो एक तरीके से ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। उधार में नाम आता है ना, तो यहां पर जिस खर्चे को पेमेंट नहीं करा उसका नाम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके,
वेजेस अनपेड हैं ड्यू टू स्टाफ, ड्यू टू स्टाफ मतलब हमने पेमेंट नहीं करा, किसका, वेजेस का, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। रेंट का हमने 12,000 का रेंट था और 4,000 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 12,000 का पेमेंट हमने कर दिया। जिस रेंट का पेमेंट कर दिया उसके लिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेड का मतलब कैश का पेमेंट कर दिया। जिस रेंट का पेमेंट नहीं करा, अनपेड है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एंट्री पास होगी। क्लियर। अगली तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रीपेड या अनएक्सपायर एक्सपेंसेस। ऐसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर का खर्चा, जैसे 2024-25 ईयर एंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर कोई भी खर्चा है जिसका पेमेंट हमने 10,000 रुपये का इस ईयर में करा, लेकिन इसमें से 2,500 रुपीज़ हमारे लिए ये नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा। इस ईयर का खर्चा तो केवल इस 10,000 में से 7,500 का था। अब जो खर्चा हमारे पास में इस साल का ना होकर अगले साल का खर्चा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है। उस नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो 2,500 है, उसे हम बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलेंगे उसे, प्रीपेड। खर्चे के लिए यूज होता है प्रीपेड। जैसे एंट्री बनेगी इसमें, ये ट्रांसफर एंट्री होती है। जब भी आपने ये पेमेंट करा होगा, मान लीजिए आपके पास ये इंश्योरेंस का पैसा है, तो यहाँ आपने पहली एंट्री बनाई होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से। ओके, मैंने के बना दिया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी, इसमें से जितना भी खर्चा आपके पास में नेक्स्ट ईयर का था, वो एडवांस है ना, उस खर्चे के लिए हम यहाँ एंट्री बनाएंगे क्या, प्रीपेड। ट्रांसफर एंट्री है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में हम यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इंश्योरेंस अकाउंट, ये एंट्री आपके पास में यहाँ बन जाएगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये आपके पास एंट्री पास हुई। किस केस में, जब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर हम उस खर्चे का जितना अगले साल का है उसके लिए बना रहे हैं, तो ये ट्रांसफर एंट्री है। ओके, जैसे ये कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ इंश्योरेंस का पैसा पेड करा था, उसमें से 6,000 आपके पास है। तो पहली एंट्री नहीं बनाओगे इस बच्चों, इसमें बनाओगे सेकंड एंट्री केवल, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अमाउंट आ जाएगा 6,000। दूसरी एंट्री देखो, रेंट हमने पेड करा 12,000 रुपए का, आउट ऑफ दिस 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ दो एंट्रियां बनेंगी। पहली रेंट के पेमेंट करने की एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 से, और उसके बाद में 4,000 इस 12,000 में से उसके लिए दूसरी एंट्री इसी तरीके से बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 4,000 रुपीज। ट्रांसफर एंट्री है दूसरी। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 नहीं बता रहा, ये कह रहा है कि इतने रुपए का प्रीपेड है, तो सिर्फ केवल सेकंड वाली एंट्री बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000 रुपीज से। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। रिवीजन जरूर करना, डेफिनेशन अपने आप से पढ़ लेना, आपको लिखने के काम में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताई है सारी की सारी डेफिनेशन है। इसके बाद में अगली एडजस्टमेंट एंट्री आती है एक्रूड इनकम। देखिए, कोई भी इनकम हमने किसी भी ईयर में, यानी कि 2024 और 25 वाला ईयर जो है, इस अकाउंटिंग ईयर में हमने कोई इनकम जनरेट करी, लेकिन उसका पैसा मुझे नहीं मिला, इनकम मुझे हो गई है, काम मैंने कर दिया जिस आदमी का था, उसने मुझे अभी पैसा नहीं दिया, तो ये इनकम तो इसी ईयर की कहलाएगी 24-25 की। अब पैसा कब मिलेगा मुझे, नेक्स्ट ईयर का। तो ऐसे में मैं यहाँ पर ईयर के एंड में एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाऊंगा, जिसकी एंट्री होगी हमारे पास में एक्रूड इनकम। क्या होगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट, ये एंट्री बनेगी हमारे पास में। ठीक, अब देखिए एक्रूड रेंट है कितना, 4,000। अब ये एक्रूड इनकम जो है हमारे लिए बेटे ये एसेट होती है, ये इनकम हुई है, लेकिन इसका पैसा ही तो नहीं मिला है। जब कैश मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट होती, और कैश नहीं मिला तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड रेंट 4,000, पैसा नहीं मिला लेकिन पैसे कम तो गया, तो एंट्री बनाएंगे एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारे लिए इनकम है, ये पैसा नहीं मिला तो एक्रूड रेंट हो गया, ये एसेट हो गई। तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जो भी इनकम का नाम होता है उसी नाम को लिखते हैं। कमीशन रिसीव्ड 5,000, 5,000 तो कमीशन मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिसीव का मतलब कैश मिला, किसके बदले, कमीशन के बदले, तो आपके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, पहली। दूसरी एक्रूड कमीशन भी है 3,000, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, दूसरी एंट्री इस केस में ये बनेगी।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला कह रहा है कि इनकम अगर हमें रिसीव हुई है किस में, एडवांस में। अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव होती है एडवांस में, मतलब 2024-25 में एक इनकम हमें मिली, एडवांस मिल गई, किसके लिए, अगले साल के लिए, एडवांस इनकम हो गई। अब देखिए, जब इनकम रिसीव हुई तो एंट्री बनाई हमने कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ओके। और जब ये इनकम हमें किस में मिली है, एडवांस में मिली है ना, तो इस इनकम में से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरी एंट्री ईयर के एंड में बनती है ये इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। अनअर्न्ड इनकम लिखना ज्यादा बढ़िया रहता है एडवांस इनकम के कंपैरिजन पर। क्लियर पॉइंट। ये दो एंट्रियां बनेंगी। पहली एंट्री तब बनेगी जब वो रिसीव करने की बात भी कर रहा है और उसमें से कह रहा हो कि इतना अगले साल का है, तो दूसरी बनेगी। अगर वो ये कह रहा है कि इतना पैसा ही अगले साल का है, तो केवल सेकंड एंट्री बनेगी। जैसे आउट ऑफ रेंट 2000 रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें बता रहा है कि जो भी हमें रेंट मिला था अमाउंट, उसमें से 2000 अगले साल का है, तो फिर सेकंड एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम का नाम क्या है, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इस केस में। कमीशन हमें रिसीव हुआ 10,000, पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000 से। उसमें से कह रहा है आउट ऑफ दिस 3,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, उसमें से 3,000 रुपये अगले साल के हैं। अब अगले साल के पैसे हैं तो ये हमारे पास एडवांस हो गए, उसके लिए ये इनकम यहाँ पर एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। इस केस में सेकंड वाले में दो एंट्रियां बनेंगी। क्लियर पॉइंट। अगले पर आते हैं। अगला है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कोई भी ईयर के एंड में जितना भी हमने बिजनेस में प्रोपराइटर ने पैसा लगाया है एज ए कैपिटल मनी, उस पर बिजनेस उसको क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कभी भी प्रोपराइटर को ये इंटरेस्ट का पैसा कैश में नहीं दिया जाता, ये बिजनेस का एक्सपेंस है और यहाँ पर ये हमने ट्रांसफर करा है। ये मत सोचना कि इसको ये गिवर और रिसीवर है। गिवर और रिसीवर तब होता है जब एक बाहर का आदमी हमारे बिजनेस से ट्रांजैक्शंस करता है, और जब हम अपनी ही बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन को जनरेट करते हैं तो उसके प्रोस्पेक्टिव से ये बनाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बनेगी। जैसे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000 से। अलाउ 10% इंटरेस्ट पर एनम, पर एनम यहाँ टाइम दे रखा है, एक साल की पूरी कैपिटल पर आपको मिलेगा। ऑन कैपिटल 2 लाख रुपीज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10% ऑफ 2 लाख रुपीज, इस 2 लाख का निकालोगे 20,000 से एंट्री पास करोगे। अगली में लिखा अलाउ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 2 लाख रुपीज फॉर 6 मंथ। अब 6 महीने का यहाँ निकालना है, तो 2 लाख रुपीज लिखेंगे और इंटू 10/100 लिखेंगे, और जितने भी मंथ का वो कह रहा है, अगर 6 मंथ का कह रहा है तो 6/12, अगर यहाँ 3 मंथ होता तो 3/12, 9 मंथ होता तो 9/12, जितना टाइम है उतने टाइम का अमाउंट कैलकुलेट करते और यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देते। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 10,000 रुपीज, तो 10,000 यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे। अगले आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जब ड्राइंग्स आप कर रहे हो तो बिजनेस भी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ये इनकम होती है। तो इसके लिए हम दो एंट्रियों में से कोई भी एक एंट्री बना लेते हैं। या तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सेकंड एंट्री हम इसकी जगह ये भी बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों में से कोई भी एंट्री बना सकते हो, इन ऑल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 600 ये हो गए, 600 ये हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है और ये इनकम उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर, यानी कि उसके पर्सनल अकाउंट से चार्ज कर ली जाती है, इसलिए यहाँ पर ये एंट्री आपके पास में पास हो गई। ये आपके पास में इन ऑल सारे पॉइंट। लास्ट आ गया आपके पास में डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स पर ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जितनी भी नॉर्मल वियर एंड टीयर हुआ है, उसका यूजेस हुआ है, उसकी बेसिस पर हम उसका डेप चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एसेट्स की अपनी एक लाइफ होती है। उस लाइफ में उसको हम स्मॉल पार्ट यानी कि ईयर में डिवाइड कर देते हैं, और जितनी भी वैल्यू को हमने उस साल में यूज़ करा है वो उसकी वैल्यू में से कम कर दी जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जिस एसेट्स पर भी आप चार्ज
कर रहे हो उसका नाम आ जाता है। जैसे आपके पास कह रहा है फर्नीचर की कॉस्टिंग 5000 रुपीज़ थी, जिस पर हमने 10% का डेप्थ चार्ज करा है। 10% लिया है, कोई टाइम गिवन नहीं है, तो जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट का 10% निकाल लीजिए। यह मंथ कोई कंसिडर नहीं होता जब पर एनम लीव गिवन नहीं होता है तब। तो एंट्री बन जाएगी डेप ऑन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर पर लगा रहे हो तो फर्नीचर लिखोगे, मशीन पे लगाते तो यहाँ पर हम मशीन कर देते। ये ध्यान आप रखिएगा जो भी पर्टिकुलर उस एसेट्स का। और 5000 का 10% 500 रुपीज़ हुआ, तो 500 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्रोवाइड 10% पर एनम, अब की बार पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000। सेम एंट्री बनेगी डेप ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500 रुपीज़ से, क्योंकि टाइम के साथ में मंथ नहीं बता रहा कि कितने मंथ यूज करा गया है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000 फॉर 6 मंथ, अब 6 महीने के लिए हैं तो 5000 लिखोगे, 10% लगा ही रहे थे तो 10/100 ये पूरे साल का हो गया। 6 मंथ का निकालोगे तो 6/12, और अगर 3 मंथ का निकालोगे तो 10/100 और मल्टीप्लाई 3/12, ये आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 महीने का होगा तो 3/12 जब पर एनम लगा हुआ हो तब। अगर पर एनम लगा हुआ नहीं है, देखिए इसमें भी पर एनम लगा हुआ नहीं है और इसमें भी पर एनम लगा हुआ नहीं, ये तब है जब पर एनम लगा हुआ हो, जैसे इसमें लगा हुआ था। अगर पर एनम लगा हुआ नहीं है तो मंथ का कोई भी काउंट नहीं होता। यहां पर नॉर्मली आपको ना तो 6 मंथ में लेना ना 3 मंथ में लेना, केवल यही 500 रुपीज आपके पास में यहां पर पोस्ट हो जाएंगे। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो फिर ये टाइम होगा जो मैंने आपको समझाया था। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास में यहां तक कि जितनी भी आपके पास में एक ओपनिंग एंट्री और होती है, ओपनिंग एंट्री में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबको हम डेबिट में लिख देते हैं, और हमारे पास में जितनी भी लाइबिलिटीज के बैलेंस होते हैं उन सबको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और कभी कभी वो हमें कैपिटल नहीं देता है, तो अगर कैपिटल नहीं देता तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल आ जाएगी। अगर कैपिटल गिवन है तो कोई बात ही नहीं है, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा। और अगर एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी तीनों दे रखी है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट खोल देना, चाहे डेबिट में आए या क्रेडिट में आए। आई होप कि ये पूरे के पूरे जनरल एंट्री के पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसको आप रिपीट करिए, अच्छे से समझिए। वन शॉट में सारे पॉइंटों को मैंने इनऑल आपका कवर कर दिया है, अच्छे तरीके से समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में इसको आप शेयर कीजिए। ऑल द